सो स्टूडेंट्स, मेंडलिज्म हमने कंप्लीट किया। अब आपको स्टार्ट करना है पोस्ट मेंडलिज्म, मीन्स कि मेंडल के बाद का समय। रिकॉल करिए, स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मेंडलियन टाइम पीरियड के आधार पर हमने इस जेनेटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म। तो उसमें प्री मेंडलिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट वैसे भी नहीं था। मेंडलिज्म उसे आपने डिटेल में स्टडी किया, मेंडल कौन, मेंडल के मटेरियल, मेंडल के एक्सपेरिमेंट, उनके क्रॉसेस, उनके रिजल्ट्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आप आइए मेंडल के बाद के समय में, पोस्ट मेंडलिज्म। और मेंडल का जो बाद का समय है वो एक्चुअल में बताना है आपने 1900 के बाद, यानी जब मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट थे उन्हें जब हमने पुनः खोजा। आपको 3 साइंटिस्ट बताए गए जिन्होंने मेंडल को वर्क को रीडिस्कवर किया, दोबारा खोजा और बताया कि उनके सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सही थे और उन्हें हमने डिस्कस भी किया। तो जो पोस्ट मेंडलिज्म है वो एक्चुअल में 1900 के बाद की कहानी है। और यहां आपको याद रखना है, जो वर्ड हम बार बार यूज में या काम में ले रहे थे, फैक्टर, कारक, तो कारक की जगह अब आपको वर्ड यूज में लेना है जीन, क्योंकि जो जीन है वही एक्चुअल में कारक है जिससे मेंडल ने कहा था। तो अब कारक की जगह ये टर्म कॉमन सुनने को आपको मिलेगा, जीन। तो पोस्ट मेंडलिज्म का पहला फर्स्ट अगर हम देखें पॉइंट तो वो है जीन इंटरेक्शन, जीन की अंतरक्रिया। जीन अंतरक्रिया करके फिनोटाइप में परिवर्तित करते हैं, यानी कि जब जीन आपस में इंटरेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट बनेगा, वही प्रोडक्ट एक्सप्रेस होगा फिनोटाइप के फॉर्म में। तो यहां पोस्ट मेंडलिज्म की बात की जा रही है, जो मेंडल के बाद का समय है। इसका पहला टॉपिक आपको बताना है जीन इंटरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जीन इंटरेक्शन 2 तरह के आपको मिलेंगे, एक एलेलिक जीन इंटरेक्शन और दूसरा नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। ध्यान से समझें, पोस्ट मेंडलिज्म का पहला पॉइंट है जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन 2 प्रकार के, एलेलिक और नॉन एलेलिक। एलेलिक जो वर्ड आपके सामने है, इसका मीनिंग आप अच्छे से जानते हैं। जब डेफिनेशन, परिभाषाएं आपको बताई गई थी, उसी समय एलील हमने आपको बताया था कि जीन के एकांतरित स्वरूप जो समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर मिले थे उन्हें हमने कहा था एलील। तो उसी एलेलिक इंटरेक्शन को आपने देखना है। तो एक बार फिर से रिकॉल करें तो आप देखिए आपके सामने ये होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र, और ये कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों कौन यहां पर एलील, इन्हें आपने कहना है एलील। एक ही जीन के एकांतरित या अलग अलग स्वरूप है जो समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर, तो इससे आप कहेंगे एलील। और इनका जो इंटरेक्शन है वो कहलाएगा एलेलिक इंटरेक्शन। तो एक ही जीन के एलील के बीच होने वाली अंतरक्रिया ये कहलाएगी यहां पर एलेलिक इंटरेक्शन। क्लियर? एलील। अब आइए नॉन एलील में, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। नॉन एलेलिक किसे कहेंगे? यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या ये नॉन एलील है? नो, ये तो एलील, क्योंकि ये समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम के समान स्थल पर आपको मिल रहा है। तो ये तो यहां आप देख रहे हैं एलील। नॉन एलील समझने के लिए हमने एक और होमोलोगस क्रोमोसोम लिया, यहां पे भी आपने जीन नोट किए, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्या ये एलील है? यस, कैपिटल बी स्मॉल बी ये एलील, कैपिटल ए स्मॉल ए ये एलील। लेकिन ए और बी ये दोनों कौन? ये नॉन एलील, इन्हें आपने नॉन एलील कहना है। एक ही आप देखें कैपिटल ए स्मॉल एलील, क्योंकि ये समान स्थल पर है समजात गुणसूत्रों के। कैपिटल बी स्मॉल बी एलील, क्योंकि ये भी समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर, ये भी एलील कहलाएगा। लेकिन ये 2 अलग अलग जो आप देख रहे हैं ये नॉन एलील है। तो 2 भिन्न जीन के एलील्स या अयुग्म विकल्पियों के बीच की अंतरक्रिया कहलाएगी नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। तो टॉपिक आपका जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन में 2 तरह के इंटरेक्शन हुए, एक एलेलिक इंटरेक्शन, एक नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। एलील और नॉन एलील दोनों का मीनिंग आप डिटेल में समझ चुके हैं कि जो समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर है एलील। जैसे ही कोई दूसरा जीन होगा या 2 अलग अलग जीन, वो कहलाएंगे नॉन एलील। तो ये 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, वही एक एलेलिक और एक नॉन एलेलिक। अब एलेलिक के अगर हम उदाहरण की बात करें जिसे हमें आगे पढ़ना है,
तो एलेलिक इंटरेक्शन में एक तो आपको मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अपूर्ण प्रभाविता। रिकॉल करिए अपूर्ण प्रभाविता कहां आया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये था अपवाद किसका, प्रभाविता का। जो मेंडल का रिजल्ट था F1 जिसमें किसी एक जनक के लक्षण की अभिव्यक्ति होती है, उसे हमने कहा था प्रभाविता। और प्रभाविता का एक अपवाद यही था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। तो यह अपूर्ण प्रभाविता एक्चुअल में एलेलिक इंटरेक्शन का ही पार्ट है। इसी एलेलिक इंटरेक्शन में दूसरे नंबर पे आपको मिलता है कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। और ये भी आप याद करें, ये कहां हमने नाम लिया था, ये भी प्रभाविता का ही अपवाद था। प्रभाविता के दो अपवाद थे, एक अपूर्ण प्रभाविता और एक सह प्रभाविता, जिसे डिटेल में अभी आपने देखना है, जो यहां पर एलेलिक इंटरेक्शन का पार्ट है। तीसरा देखें तो मल्टीपल एलील, बहुयुग्म विकल्पी, फोर्थ नंबर पे मिलेगा बहु प्रभावी जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन। ये सभी किसके एग्जाम्पल हुए, एलेलिक इंटरेक्शन के, एक जीन के इंटरेक्शन के, जो 1 बाय 1 चारों को हमें डिस्कस करना है। इसी तरह से नॉन एलेलिक की हम बात करें तो नॉन एलेलिक में आपको पहले नंबर पे मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, पूरक जीन, जो हमें पढ़ना है। और दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा प्रबलता, एपिस्टेसिस। तो इस पूरे चार्ट को आपने अच्छे से याद रखना है। टॉपिक पोस्ट मेंडलिज्म, पोस्ट मेंडलिज्म में पहला हमने लिया जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन याद करिए दो तरह के, एलेलिक और नॉन एलेलिक। एलेलिक में 4 इंटरेक्शन हमें पढ़ने होंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील और प्लियोट्रॉपिक जीन। और इसी तरह से नॉन एलेलिक में केवल 2 ही इंटरेक्शन आपको दे रखे, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री और एक एपिस्टेसिस यानी कि प्रबलता। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स टॉपिक हम देख रहे हैं जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन में आपने बताया पहला एलेलिक जीन इंटरेक्शन, और एलेलिक में फर्स्ट है आपके सामने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अपूर्ण प्रभाविता, या फिर इसे कहा गया है फिनोटिपिक ब्लेंडिंग। क्यों, वो अभी हमें यहां पे क्लियर करना है। अपूर्ण प्रभाविता, ये प्रभाविता का अपवाद है, याद करें। मेंडलिज्म में जब हमने मेंडल का रिजल्ट बताया था प्रभाविता का, तो उसी में आपको नोट कराया गया था कि प्रभाविता का एक अपवाद अपूर्ण प्रभाविता, उसे आज आपने यहां पे डिस्कस करना है। उस दिन आपसे कहा भी गया था कि आगे हम पढ़ेंगे, तो आज आपको इन चीजों को क्लियर करना है कि प्रभाविता का अपवाद क्यों है, क्यों इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। अगर 1 बाय 1 हम देखें यहां, तो अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट, यानी कोई चीज पूर्ण नहीं हो पा रही यहां पे, तो इसे हमने कहा अपूर्ण। क्या कंप्लेंसी आपको नहीं मिलती हुई दिख रही, क्या पूर्ण होता हुआ नहीं दिख रहा है हमें यहां? तो आपको याद है आपसे कहा गया हर कैरेक्टर के लिए 2 एलील हमने बताए थे। प्रभाविता में आपने कहा था एक एलील दूसरे एलील को सप्रेस कर देता है, तो जो सप्रेस होगा वो तो प्रभावी, और जो सप्रेस नहीं हो पाया वो अप्रभावी यानी कि रिसेसिव। अपूर्ण प्रभाविता में हम क्या कहेंगे, यहां भी एक एलील जो है किसी दूसरे एलील को सप्रेस कर रहा है, लेकिन ये उसे पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाता, तो इसलिए उसे आपने कहा अपूर्ण प्रभाविता, वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता है, तो हम कह देते हैं उसे अपूर्ण प्रभाविता। यही पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पर। इस अंतरक्रिया में प्रभावी एलील अप्रभावी एलील पर पूर्णतः प्रभावी नहीं हो पाते, जबकि प्रभाविता में क्या था, प्रभाविता में जो प्रभावी एलील है वो रेसेसिव पर, अप्रभावी पर पूर्णतः प्रभावी था। कैपिटल टी स्मॉल टी को सप्रेस कर देता है पूरी तरीके से, और पूरा कैपिटल टी का एक्सप्रेशन आपने देखा टॉल। तो यहां प्रभावी एलील प्रभावी तो है लेकिन पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, इसलिए इसे आपने कहा अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसलिए विषम युग्मनजीय अवस्था में एक मध्यवर्ती फिनोटाइप आपको दिखेगा, जबकि प्रभाविता में F1 में हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी में कोई मध्यवर्ती नहीं आया था। वहां एक ही कैरेक्टर अगर टॉल है तो टॉल ही पूरी तरह से आपको दिख रहा था। ड्वार्फ कौन था, बॉना रेसेसिव, टॉल कौन था, लंबा प्रभावी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को सप्रेस करने पे कोई मध्यवर्ती इंटरमीडिएट नहीं मिले, हमें टॉल ही मिले।
मीन्स की प्रभाविता का जो एलील है वो पूरी तरह से प्रभावी है। यहां प्रभावी एलील पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, तो यहां एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनेगा, एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता हुआ दिखता है। एग्जाम्पल में, क्रॉस में अभी आप समझेंगे, ये केवल पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट वही पॉइंट, F1 पीढ़ी में किसी भी पैतृक से समानता यहां नहीं दिखेगी। F1 रिकॉल करिए, F1 में ही प्रभाविता हमने बताई थी। टॉल, ड्वार्फ, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब हमने क्रॉस किया तो F1 में हमें क्या मिला था? टॉल। और उसी टॉल को देखकर हमने कहा था प्रभाविता। और उस समय आपने ये कहा कि प्रभाविता के अनुसार दोनों जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण की अभिव्यक्ति F1 में होगी। किसी एक, एनसीईआरटी ने साफ दे रखा है। मेंडलिज्म में भी आपको कहा गया कि दोनों जनक में से किसी एक जनक का लक्षण F1 में अपनी अभिव्यक्ति करता है। टॉल ड्वार्फ में कोई एक आएगा, या तो टॉल या ड्वार्फ, और हमें मिला टॉल। यानी कि दोनों जनक में से किसी एक जनक के लक्षण की अभिव्यक्ति F1 में होगी, और जो जनक का लक्षण F1 में अपनी अभिव्यक्ति करता है वही प्रभावी कहलाता है। यही कहा था हमने। लेकिन यहां बिल्कुल डिफरेंट, यहां F1 में अगर हम देखें तो किसी भी पैतृक से समानता आपको देखने को नहीं मिलती है। ये देखिए, किसी भी जनक से समानता नहीं होगी। प्रभाविता में दोनों जनकों में से किसी एक जनक का लक्षण आएगा, लेकिन यहां क्योंकि मध्यवर्ती आ गया तो दोनों जनकों में से किसी भी जनक का लक्षण आपको F1 में नहीं मिलेगा। क्रॉस में आप इस पॉइंट को समझेंगे भी, और इसलिए इस वंशागति में फिनोटिपिक तथा जीनोटिपिक अनुपात जो है वो भी रेशियो सेम मिलेगा। क्रॉस में अभी आप देखेंगे भी। यहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इसे बताने वाले पर्सन, साइंटिस्ट कौन? कार्ल कॉरेंस, नाम आपको याद रखना है। इन्होंने किस पे कार्य करके बताया? इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल तो वो आपको बताना है मिराबिलिस जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट या गुलेबांस भी कहा जाता है। और यहां इन्होंने मिराबिलिस जलापा में कैरेक्टर कौन सा लिया? तो वो आप कहेंगे पुष्प के रंग में। देखिए, प्रभाविता का अपवाद, सबसे पहले प्रभाविता किसने बताई? मेंडल ने। किसमें? मटर के पादप में। अपूर्ण प्रभाविता किसने बताई? कॉरेंस ने। किसमें? मिराबिलिस जलापा में। और मिराबिलिस जलापा का कौन सा कैरेक्टर? फ्लावर कलर, पुष्प का रंग, अच्छे से आपको याद रखना है। और इसी का क्रॉस अभी हम देखेंगे, ताकि इस क्रॉस में पूरी तरीके से आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता क्लियर हो। कौन सा एक्सपेरिमेंट? वही सेम मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट आपको देखना है, लेकिन मिराबिलिस जलापा के पुष्प के रंग में। वो एक्सपेरिमेंट या वो क्रॉस जो कॉरेंस ने परफॉर्म किया और रिजल्ट दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए एग्जांपल वही मिराबिलिस। सबसे पहले आप जानते हैं किसी भी क्रॉस का फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें जनक लेने, और जनक कैसे होने चाहिए? प्योर, यानी कि समयुग्मजी। प्योर कैसे बनाया जाता है? कई बार कहा गया है स्वपरागण के द्वारा। तो प्योर में पुष्प का रंग कैरेक्टर हम ले रहे हैं। यहां पुष्प के 2 कलर अलग अलग मिलेंगे, एक रेड और एक व्हाइट। तो देखिए, फर्स्ट हमने लिया रेड, दूसरा आप बता रहे सफेद यानी कि व्हाइट। अब यही क्योंकि प्योर है तो सिमिलर, एक समान एलील। रेड के लिए हमने लिखा कैपिटल आर, व्हाइट को आप बता सकते हैं स्मॉल आर। अब इनमें क्रॉस करना है। पहला स्टेप यही, शुद्ध जनकों के मध्य संकरण। तो क्रॉस में युग्मक बनेंगे। यहां एक ही प्रकार का युग्मक कैपिटल आर, यहां भी एक स्मॉल आर युग्मक बनता हुआ आपको मिलेगा। फ्यूज किया, हमें क्या मिला? कैपिटल आर, स्मॉल आर, और इसे हम कहते हैं F1। अब रिकॉल करिए, ये जो आया कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहां पर हमने बताया था प्रभाविता मेंडलिज्म में, यानी मेंडल के अनुसार दोनों जनकों में से किसी एक जनक का लक्षण F1 में अपनी अभिव्यक्ति करता है, और जो F1 में अपनी अभिव्यक्ति करेगा वो प्रभावी होगा। तो उस अनुसार हमें यहां क्या मिलना चाहिए? रेड या व्हाइट। अगर रेड आता है या व्हाइट आता है, अगर हम देखें तो क्या मिलेगा? यहां बिल्कुल डिफरेंट है, रेड नहीं आएगा। रेड आता तो डोमिनेंसी, प्रभाविता आप कहते हैं यहां पर। यहां क्या मिले? पिंक, सभी गुलाबी, एक तरह से मध्यवर्ती बना, न तो रेड न व्हाइट, यहां आपको मिल गया पिंक। और अभी कुछ समय पहले हमने यही पॉइंट कहा था
कि यहां जो F1 पीढ़ी आएगी उसमें दोनों ही जनकों के वाले लक्षण नहीं दिखेंगे, एक बिल्कुल डिफरेंट, एक मध्यवर्ती बनता हुआ आपको दिख रहा है। प्रभाविता में हमने क्या कहा, दोनों जनकों में से किसी एक जनक का लक्षण अगर F1 पीढ़ी में आता है तब तो प्रभाविता है। लेकिन यहां अगर हम देखें तो कॉरेंस ने क्या देखा कि न तो यहां रेड है न ही यहां पर व्हाइट है, यहां एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बन गया, कौन सा, पिंक, और इसी आधार पर इसे प्रभाविता का अपवाद कहा गया। क्लियर? क्यों कहा प्रभाविता का अपवाद? क्योंकि प्रभाविता क्या कहता है, दोनों जनकों में से किसी एक जनक का लक्षण F1 में आना चाहिए और जो आएगा वही प्रभावी होगा। लेकिन यहां दोनों ही जनकों के लक्षण आपको F1 में नहीं मिले। F1 में एक डिफरेंट फिनोटाइप, एक अलग ही नया फिनोटाइप लक्षण प्रारूप मध्यवर्ती मिला, तो कंफर्म है यह प्रभाविता का अपवाद हुआ। अब अपूर्ण प्रभाविता क्यों? क्योंकि अगर हम देखें गुलाबी को तो पिंक एक्चुअल में रेड का ही हल्का स्वरूप है, यानी कि रेड यहां डोमिनेंट तो है लेकिन वो पूरी तरह से डोमिनेंट या प्रभावी नहीं है। अगर कैपिटल आर पूरी तरह से डोमिनेंट होता तो यहां हमें रेड मिलते, तो हम इसे भी प्रभाविता कहते हैं। यानी कि यहां कैपिटल आर डोमिनेंट तो है लेकिन वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, अपूर्ण प्रभावी है, पूर्ण रूप से वो प्रभावी यहां पर नहीं है। और अगर इस पिंक को हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा जैसे रेड और व्हाइट दो कलर, जब हम लाल और सफेद को मिक्स करते हैं तो हमें पिंक कलर ही बनता हुआ दिखता है। तो इसलिए इसे हमने क्या कह दिया, फिनोटिपिक ब्लेंडिंग, जो हेडिंग में हमने लिखा भी था। अपूर्ण प्रभाविता को फिनोटिपिक ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब कि मिक्सिंग, तो यहां ऐसा लग रहा है कि रेड और व्हाइट मिक्स हो गए और उसी मिक्सिंग के कारण हमें यहां पर पिंक दिखाई दे रहा है, तो आपने कह दिया यहां फिनोटिपिक ब्लेंडिंग। अब हमें चाहिए F2 रेशियो पता करने के लिए, तो F2 के लिए क्या करेंगे, सेल्फिंग। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? आपने प्योर पैरेंट लिए, क्रॉस कराया F1 में ना तो रेड आया ना व्हाइट आया, एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप हमें मिला पिंक, और इसे हमने कह दिया अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब हमें चाहिए F2, तो F2 के लिए वही आपको करना होगा सेल्फिंग, जो F1 जनरेशन इनमें सेल्फिंग करेंगे, तो F1 इंटू F1 आप सेल्फिंग करें, और सेल्फिंग करने पे आप देखते हैं कि हेटेरोजाइगस है, तो ऑब्वियसली दो प्रकार के युग्मक आपको मिलेंगे, यहां से भी दो और यहां से भी दो प्रकार के युग्मक, एक तरीके से मोनो हाइब्रिड वाला चेकरबोर्ड ही बन रहा है। अब इनका फ्यूज कर देंगे, सब जानते हैं कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, ये चेकरबोर्ड बनता हुआ आपको दिख रहा है। अब इन सबका फिनोटाइप लिखें, कैपिटल आर तो क्या आएगा, रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या ये रेड है, नो, ये पिंक गुलाबी, ये भी पिंक, और ये कौन, व्हाइट आपको मिल रहा है। अब यही अगर F2 पीढ़ी में ये जो बना है इसका रेशियो पता करें तो फिनोटिपिक रेशियो, लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण क्या क्या है, लाल, गुलाबी और सफेद, काउंटिंग करिए, लाल कितने, एक आपको मिला, गुलाबी हमें दो दिख रहे हैं, और लाल सफेद आपको केवल एक दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं जीन प्रारूप अनुपात, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप तीन प्रकार के बन रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब इसे हम काउंट करें तो कैपिटल आर कितने हैं, कैपिटल आर वाले जीन प्रारूप एक है, हेटेरोजाइगस वाले दो है, और स्मॉल आर एक। तो यहां देख सकते हैं हम फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, जबकि प्रभाविता में दोनों अलग अलग थे। प्रभाविता में फिनोटिपिक रेशियो था 3:1, जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1, और अपूर्ण प्रभाविता में दोनों रेशियो बिल्कुल एक समान आएंगे, 1:2:1। तो प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को एक बार देखें हम कंपेयर करते हुए। प्रभाविता कब कहेंगे, जब F1 पीढ़ी में दोनों जनकों में से किसी एक जनक की लक्षण की अभिव्यक्ति होती है F1 में, तो वो कहलाएगा प्रभावी। लेकिन अगर F1 में मध्यवर्ती हमें मिल जाए, इंटरमीडिएट आपको मिले, तो उससे आप कहेंगे अपूर्ण प्रभावी। और यहां पर F1 में प्रभावी एलील पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, इसलिए इसे कहा गया अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता का अपवाद। प्रभाविता का रेशियो था 3:1,
जबकि अपूर्ण प्रभाविता का रेशियो हम कहेंगे 1:2:1। यहां इसे आपने बताया कॉरेंस ने, और कॉरेंस का मटेरियल है मिराबिलिस जलापा। प्रभाविता मेंडल ने बताया, किसमें? पी प्लांट मटर में आपने कहा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता के और भी एग्जाम्पल, पहला ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसमें ही बताया गया कॉरेंस के द्वारा मिराबिलिस के फ्लावर कलर में। कुछ और एग्जाम्पल देखें, एक और आपको दे रखा है एंटीरिनम का एग्जाम्पल, या जिसे कह सकते हैं स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर प्लांट। इसके फ्लावर कलर में भी आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखने को मिलती है। क्रॉस करके देखें, सेम वही है, रेड व्हाइट का आप क्रॉस करा रहे हैं, वही जीन प्रारूप है। क्रॉस करने पर कैपिटल आर स्मॉल आर आपको मिलना है F1 पीडी, और यहां पे भी ना तो रेड ना व्हाइट, एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आपको मिला, कौन सा? पिंक F1 में। सेल्फिंग करेंगे यहां पर तो यहां भी आपको मिलेगा वही 1:2:1। तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है एंडालुसियन मुर्गे का, फाउल का एग्जाम्पल अगर देखें तो ब्लैक कलर को आपने व्हाइट से क्रॉस कराना है। जीनोटाइप कैपिटल बी, ये रिसेसिव स्मॉल बी। क्रॉस करने पर डोमिनेंसी तो क्या कहेगा? दोनों जनक में से किसी एक जनक के लक्षण की अभिव्यक्ति हो, लेकिन यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, अपूर्ण प्रभाविता आपको मिली, और इसलिए आप देखिए नीले कलर का आपको दिख रहा है, यानी न तो ये ब्लैक है न व्हाइट है, यहां आपको एक तरह से ग्रे या नीले कलर में आपको ये दिखाई देगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का एग्जाम्पल आप बता रहे हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखें तो पी में, ये फिर से वही मेंडल का ही प्लांट आया, मटर। मटर में भी आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखने को मिलती है। ये एग्जाम्पल भी अच्छे से याद रखें क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मटर के बीज में स्टार्च कण का आकार, और ये एग्जाम्पल आगे भी हमें मिलेगा टॉपिक में। अब देखिए मटर के बीज में स्टार्च कण का आकार, इसमें भी अपूर्ण प्रभाविता। पहला कॉरेंस का आपने बताया, किसमें? मिराबिलिस जलापा में। फिर स्नैपड्रैगन हमने कहा, एक एंडालुसियन फाउल कहा। नेक्स्ट है पी प्लांट मटर। मटर में कौन सा कैरेक्टर? स्टार्च कण का आकार, इसमें भी आपको अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। क्रॉस करके चेक कर सकते हैं, जैसे ये देखिए यहां ये बड़े आकार के स्टार्च कण आपको मिल रहे हैं, और एक पैतृक में काफी स्मॉल साइज के छोटे आकार के स्टार्च कण मिलेंगे। इससे हमने कहा कैपिटल बी, ये आप बता सकते हैं स्मॉल बी। क्रॉस करें अगर तो यहां कैपिटल बी स्मॉल बी आपको मिलना है। तो स्टार्च कण का आकार प्रभाविता के अकॉर्डिंग तो क्या मिलना चाहिए? बड़े आकार के, लेकिन यहां रिजल्ट फिर चेंज, यहां आपको क्या मिला? मध्यम आकार, यानी वही इंटरमीडिएट F1 पीढ़ी में। तो ये भी कौन हुआ यहां पर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि F1 के आधार पर ही हम बता रहे हैं। सभी एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, अगर F1 पीढ़ी में दोनों जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण की अभिव्यक्ति हो तभी वो प्रभावित है। लेकिन अगर F1 पीढ़ी में इस तरह से मध्यवर्ती आपको मिले, इंटरमीडिएट, तो समझ जाएं वो कौन है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, जो कि प्रभाविता का अपवाद है। क्लियर है? अब यही स्टूडेंट्स अगर हम देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंस को लेते हुए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से पहले अच्छे से माइंड में एक बार इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप रिवाइज कर लें, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, उसका रेशियो भी। कि डेफिनेशन हमने कहा कि F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती आया तो वो अपूर्ण प्रभाविता। मिराबिलिस जलापा में कॉरेंस ने बताया था रेशियो 1:2:1। अब देखिए क्वेश्चन, मिराबिलिस में एग्जाम्पल भी था, मिराबिलिस में लाल तथा सफेद पुष्प वाले पादपों में क्रॉस कराया हमने, रेड कैपिटल आर, व्हाइट स्मॉल आर, इनमें हमने क्रॉस कराया। तो F1 पीढ़ी हमें मिलेगी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इंटरमीडिएट सब जानते हैं। इस F1 पीढ़ी के परीक्षण क्रॉस, यहां देखिए परीक्षण क्रॉस कौन सा हुआ? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस किससे कराया जाता है? रिसेसिव से। टेस्ट क्रॉस से 200 संततियां उत्पन्न होती है। तो इनमें से पूछा गया क्रमशः कितने लाल, कितने गुलाबी और कितने सफेद रंग वाले होंगे। तो मिराबिलिस में क्रॉस कराना है, जो F1 हमें मिले उस F1 का टेस्ट क्रॉस कराएं। फिर टेस्ट क्रॉस से दे रखा है टोटल 200 प्रोजेनी, 200 संततियां हमें मिली।
अब उन सतंतियों में इन तीनों के नंबर्स आपको पता करने। तो अगर इन्हें हम सॉल्व करें तो काफी इजी, आपको जो कहा गया सबसे पहले क्रॉस रेड और व्हाइट का क्रॉस। रेड का जीनोटाइप कैपिटल आर और व्हाइट स्मॉल आर आप कह रहे हैं। यहां एक प्रकार का युग्मक, इधर भी एक ही बनना है, तो F1 कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो आया F1। याद रखेंगे F1 आएगा गुलाबी, क्योंकि मिराबिलिस में अपूर्ण प्रभाविता है। अब जो F1 पीढ़ी आई, इस F1 का हमें क्या करना है, टेस्ट क्रॉस क्वेश्चन में कहा है। तो F1 का अगर टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस हमेशा किससे होगा, रिसेसिव से। F1 तो हेटेरोजाइगस है और रिसेसिव कौन, स्मॉल आर। तो यहां दो प्रकार के युग्मक, यहां एक ही बनना है, चेकर बोर्ड में आपने अरेंज किया, फिल करें कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमें मिलना है। फिनोटाइप देखें, ये तो बनेगा गुलाबी, इंटरमीडिएट है, और ये बनेगा सफेद, यही। अब 1 बाय 1 चेक करें। सबसे पहले क्या पूछा आपसे, लाल, फिर गुलाबी, सफेद। लाल कितने आ रहे, 0, रेड आपको नहीं मिल रहा। सेकेंड आपसे पूछा है गुलाबी कितने, 1, कितने में से, 2 में से, यानी 50% एक तरह से। सो 1 बाय 2 इंटू टोटल आपको दे रखा है 200, हो जाएगा 100। तीसरा पूछा गया है सफेद रंग वाले कितने आएंगे, काउंट करिए। सफेद, ये भी आपको एक ही मिल रहा है, कितने में से, 2 में से, और टोटल 200 है, यानी ये भी आपके कितने हुए, 100। तो इस तरह से इन तीनों के नंबर या आंसर आपके सामने। लाल 0 है, रेड नहीं मिल सकता इस क्रॉस में। तो जब भी मिराबिलिस के फ्लावर कलर का कोई क्वेश्चन आए तो याद रखिए ये अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल है। यहां F1 में हेटेरोजाइगस में पिंक मिलेंगे, रेड आपको नहीं मिल सकता। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे थे यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे। ध्यान से समझे क्वेश्चन क्या दे रखा आपको। मटर के पादप में स्टार्च कण का आकार हमने बताया था, इसमें अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। तो उसी आधार पर मटर के पादप में स्टार्च कण के संदर्भ में बड़े आकार के मटर, लार्ज साइज बड़े आकार के मटर के पादप का क्रॉस मध्यम आकार के स्टार्च कण वाले पादप से कराया गया, जिससे 100 संततियां उत्पन्न हुई। इस क्रॉस में हम लोग को 100 संतानें मिली। बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के पादपों की संख्या ज्ञात करनी है कि ये क्रॉस कराने पे जो 100 संततियां आई उनमें इन तीनों के लिए क्या क्या संख्या में मिलते हैं। तो सॉल्व अगर आप इसे करें तो काफी सिंपल। सबसे पहले लिखा है बड़े आकार का जो स्टार्च कण है उसका संकरण आपने करवाना है किससे, मध्यम वाले से। और बड़े आकार के स्टार्च कण का जीन प्रारूप क्या होगा, कैपिटल बी। मध्यम क्या कहेंगे हम, स्मॉल बी, नो, क्योंकि वो तो अप्रभावी हो जाएगा। तो मध्यम हमने क्या कहना है, कैपिटल बी स्मॉल बी। अपूर्ण प्रभाविता, हेटेरोजाइगस, इंटरमीडिएट, मध्यम आपको मिल रहा है। अब आपने इनमें क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पे आपको 100 संतानें मिली यहां पर। अब उसमें पूछा गया है बड़े, मध्यम तथा छोटे। तो सबसे पहले लीजिए बड़े आकार के स्टार्च कण वाले, ये कितने मिलेंगे, 1, 2 में से। कैसे आप समझ सकते हैं, जब आपने क्रॉस किया तो यहां तो 2 प्रकार के युग्मक, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और यहां से एक ही प्रकार का युग्मक कैपिटल बी, यही आना है। अब अगर आप फ्यूज करें तो कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आपको मिलेंगे। तो बड़े आकार के स्टार्च कण यही मिलना है, केवल आपको 1, कितने में से, 2 में से। सो 1 बाय 2 आप बता रहे हैं। कुल 100 संतानें थी तो संख्या आप बताएंगे 50 आपको मिलने बड़े आकार के स्टार्च कण। दूसरा आपसे पूछा है मध्यम, इंटरमीडिएट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। अब मध्यम अगर आप देखें तो वो कितने मिलेंगे, यही वाला है मध्यम, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये कितना मिल रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी केवल 1। ये भी कितने में से, 2 में से, यानी ये भी 50%। तो इसकी संख्या भी आप क्या बताएंगे, 50। तो 100 संतानों में 50 तो आपको बड़े आकार के स्टार्च कण वाले मटर के बीज मिलने, और 50 आपको मध्यम आकार वाले स्टार्च कण वाले मटर देखने को मिलेंगे। तीसरा पूछा गया छोटे आकार के स्टार्च कण,
और छोटे आकार के स्टार्च कण का जीन प्रारूप क्या होगा, स्मॉल बी स्मॉल बी। और यहां इस क्रॉस में कहीं कोई स्मॉल बी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिंपल सी बात, इसकी संख्या आप बताएंगे यहां पर 0। क्लियर हुआ स्टूडेंट कि अपूर्ण प्रभाविता आपने बताया, अपूर्ण प्रभाविता का ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, एलेलिक जीन इंटरेक्शन हम देख रहे हैं और उन्हीं एलेलिक जीन इंटरेक्शन में सबसे पहले हमने कंप्लीट किया अपूर्ण प्रभाविता, ये हम पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपने देखे। अब इसी में दूसरे नंबर पर आपको दे रखा है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। अब इसे हम समझेंगे क्या इस नाम का मीनिंग है, और फिर इसे भी एक बार आप इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण प्रभाविता से कंपेयर करेंगे और प्रभाविता से भी। तो सबसे पहले आप आइए, सह प्रभाविता आपने किसे कहना है। पहला पॉइंट अगर आप देखें तो इसे हमने प्रभाविता का अपवाद कहा है। आपके माइंड में भी रिकॉल कर रहा होगा, जब हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स के रिजल्ट्स बताए थे, पहला रिजल्ट था कारक फैक्टर्स का, दूसरा था प्रभाविता। और इसी प्रभाविता के नियम में अगर हम देखें तो दो अपवाद थे, एक अपूर्ण प्रभाविता जो आप पढ़ चुके, और दूसरा था सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। अब सह प्रभाविता प्रभाविता का अपवाद है, क्यों है वो भी हमें यहीं पर समझना है। एक तो नाम से ही आपको मीनिंग क्लियर कर रहा है, को सह साथ में, यानी किसी लक्षण के जो दो एलील हैं, दोनों ही एलील अपनी प्रभाविता अगर दर्शाते हैं तो उसे आपने कहना है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। देखिए प्रभाविता में हमने क्या कहा था कि लक्षण के दो एलील हैं, दोनों में से कोई एक एलील अपनी अभिव्यक्ति करता है, जो अपनी अभिव्यक्ति करेगा वो प्रभावी, जो न कर पाए वो अप्रभावी। अपूर्ण प्रभाविता में हमने क्या कहा कि दोनों एलील में से एक अपनी अभिव्यक्ति तो कर रहा है, लेकिन वो पूर्ण रूप से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, और इसलिए आपको मध्यवर्ती दिखाई देता है, तो हमने कहा अपूर्ण प्रभाविता। सह प्रभाविता में आप क्या कहेंगे, दो एलील और दोनों ही प्रभावी, मीन्स कि दोनों ही अपनी अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से करेंगे, तो उसे हमने कहा सह प्रभाविता। तो कंफर्म है जब दोनों एलील अपनी अभिव्यक्ति करेंगे तो दोनों का एक्सप्रेशन आएगा, दोनों के फिनोटाइप आपको दिखेंगे। तो यहां जो F1 पीढ़ी आपको देखने को मिलती है, यहां F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण अभिव्यक्त होंगे F1 में, और इसे ही आपने कहना है सप्रभाविता। अब प्रभाविता का अपवाद क्यों हुआ, क्योंकि प्रभाविता कहता है कि दोनों जनकों में से किसी एक जनक का लक्षण F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति करता है, और जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति करेगा वो प्रभावी होगा, जबकि सह प्रभाविता में दोनों ही जनकों के लक्षण F1 में अपनी अभिव्यक्ति कर लेते, इसलिए इसे अपवाद कहा है प्रभाविता का। क्लियर? तो प्रभाविता यानी दोनों जनकों में से किसी एक जनक का लक्षण F1 में आए तो प्रभावी, F1 में मध्यवर्ती आने पर अपूर्ण प्रभावी, और F1 में दोनों जनकों के लक्षण आने पर सह प्रभावी आपने कहना है। नेक्स्ट पॉइंट जो कहा गया अभी आपसे, इस प्रकार की अंतरक्रिया में विषम युग्मजीव अवस्था में दोनों एलील समान रूप से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, यानी दोनों ही प्रभावी है, जो अभी आपको कहा गया, इसलिए इसे हम कहते हैं सह प्रभाविता। फिर देखिए हेटेरोजाइगस अवस्था में फिनोटाइप्स जो है वो मध्यवर्ती वाले नहीं मिलेंगे। ये भी पॉइंट मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि F1 में दोनों जनकों में से किसी एक जनक का लक्षण आता है तब तो प्रभावी है, F1 में मध्यवर्ती आए तो अपूर्ण प्रभावी। यहां मध्यवर्ती नहीं, यहां दोनों ही जनकों के लक्षण अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, एग्जाम्पल में हम समझेंगे भी। तो अगर F1 में दोनों ही जनक के लक्षण आपको दिखाई दे, कोई मध्यवर्ती नहीं है, तो उसे आप कहेंगे सह प्रभाविता। फिर आपने वही, इसलिए F1 पीढ़ी में दोनों पैतृकों के समान दर्शन जो लक्षण है दर्शित होते हुए आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो ये सिंपल पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इस प्रकार की वंशागति में समान फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आपको मिलेगा, जैसा कि अपूर्ण प्रभाविता में मिला था। वो रेशियो भी अभी क्रॉस में आप देखेंगे। तो एक बार तीनों को ध्यान रखें कि यदि F1 पीढ़ी में किसी एक जनक का लक्षण आए तो वो प्रभाविता कहलाता है। यदि F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती फिनोटाइप आपको दिखे तो वो अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। और यदि F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण
आपको दिखाई दे, तब उसे आप सहप्रभावी कहेंगे या सहप्रभाविता को डोमिनेंस आपने कहना है। एग्जाम्पल देते हुए आप यहां पे क्लियर करें इसे। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है, मवेशियों में त्वचा का रंग कोट कलर इन कैटल्स। मवेशियों में त्वचा का रंग या कोट कलर को आप लेकर क्रॉस करें तो समझे इसे, आपने लिया मेल ब्लैक कलर का, मेल पेरेंट नर जनक, मादा जनक आपने ले रखा है सफेद व्हाइट। अब जनक हमेशा प्योर होंगे, हमने लिखे इनके जीनोटाइप कैपिटल B1, यहां कैपिटल B2, कैपिटल B2। देखिए यहां कोई स्मॉल लेटर आपने काम में नहीं लिया, क्योंकि स्मॉल लेटर रिसेसिव अप्रभावी को दर्शाता है, जबकि सहप्रभाविता में दोनों ही प्रभावी है। यही हम कह रहे हैं कि यहां दोनों अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, कोई अप्रभावी नहीं है, कोई सप्रेस नहीं होगा, इसलिए इधर कैपिटल लेटर से ही आप बताएंगे। अब इनके मध्य आपको क्रॉस कराना है, यहां एक प्रकार का युग्मक, इधर एक आपको मिला F1, B1, B2, ये F1 का जीन प्रारूप। अब F1 पीढ़ी की बात करें तो F1 में लक्षण प्रारूप आपको कैसा मिला, रोन कलर मीन्स की चितकबरा। देखिए एक बार रिकॉल करें, ये F1, अगर F1 में केवल ब्लैक आता, काला, यानी दोनों जनकों में से किसी एक जनक का लक्षण, तो हम क्या कहते हैं, प्रभाविता। अगर F1 में ग्रे, ब्लैक और व्हाइट ग्रे तरह का एक कलर मध्यवर्ती मिलता तो आप कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। लेकिन यहां आपको मिला चितकबरा, यानी ब्लैक व्हाइट, काले सफेद दोनों धब्बे के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी ब्लैक और व्हाइट दोनों ही कलर, दोनों ही कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस हुए, तो उसे अब हम क्या कहेंगे, सहप्रभाविता। तो F1 में कोई एक जनक अभिव्यक्त करता तो प्रभाविता, F1 में मध्यवर्ती आपको मिलते अपूर्ण प्रभाविता, लेकिन यहां F1 में दोनों ही लक्षण आए, काला भी आया सफेद भी आया, जिसे आप कह रहे हैं चितकबरा रोन कलर, और इससे आपने कहना है सहप्रभाविता। क्लियर। अब हमें चाहिए F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के लिए आप कहेंगे सिब मैटिंग, एनिमल्स है, आपने यहां पर सिब मैटिंग परफॉर्म करनी है F2 के लिए, और सिब मैटिंग किसमें होगा, F1 में। F1 क्रॉस विद F1 सिब मैटिंग। सिब मैटिंग करेंगे तो आप सभी जानते हैं F1 हेटेरोजाइगस है ये, तो यहां दो प्रकार के युग्मक आपको मिलेंगे इससे, और दो ही प्रकार के इनसे। हेटेरोजाइगस दो प्रकार के युग्मक चेकर बोर्ड में अरेंज करें, मोनोहाइब्रिड जैसे ही चेकर बोर्ड, फिल करें इसे। अगर आप फिल करते हैं तो इस तरह से ये जीन प्रारूप बनता हुआ आपको यहां पर दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं यहां पे जीन प्रारूप बनता हुआ। अब देखिए इन सभी बॉक्सेस में फिनोटाइप लिखेंगे। पहले बॉक्स का फिनोटाइप आपको क्या मिलना है, ब्लैक काला, कैपिटल B1 है। दूसरा हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस क्या आएगा, रोन यानी कि चितकबरा, तीसरा भी यही मिलना है। चौथा सफेद होगा, B2 आपको मिलने हैं। अब यहीं पर F2 पीढ़ी जो आप देख रहे हैं, इसका अनुपात हम चेक करेंगे, दोनों लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। पहले फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप में पहला है काला, काला आपको कितना मिल रहा है, ब्लैक 1, रोन चेक करिए 2, और सफेद मिल रहे हैं 1, यानी कि लक्षण प्रारूप अनुपात हुआ 1:2:1। इसी तरह से अगर आप देखें जीन प्रारूप अनुपात, पहले बॉक्स का जीनोटाइप B1 ये कितने मिलेंगे, 1, दूसरे बॉक्स का जीनोटाइप B1 ये आपको मिलते हैं 2, और तीसरा है B2 ये आपको मिलता है 1। तो यहां जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। तो दोबारा वही पॉइंट, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, किसमें, सहप्रभाविता में। तो अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता दोनों का फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम है 1:2:1। प्रभाविता का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो अलग होगा। प्रभाविता में फिनोटिपिक था 3:1, जीनोटिपिक यही था 1:2:1। तो तीनों को अगर आप चेक करें, तीन कौन से, प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, तीनों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। F1 पीढ़ी के आधार पे हमने तीनों को डिफरेंस किया है। यदि F1 पीढ़ी में किसी एक जनक के लक्षण की अभिव्यक्ति होती है तो प्रभाविता,
यदि F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती आपको दिखाई दे तो अपूर्ण प्रभाविता, और यदि F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण आपको दिखाई दे तो उसे आपने कहना है सह प्रभाविता। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट, कोडोमिनेंस देखे हमने, एक एग्जांपल लिया आपने कोट कलर इन कैटल्स, और इससे डिटेल में आपने समझा, रेशियो बताया 1:2:1। इसी कोडोमिनेंस का एक और एग्जांपल देखें कि किस में मिल सकता है, ह्यूमन में भी, और मनुष्यों में कहा, AB ब्लड ग्रुप। ह्यूमन में आप सुनते हैं AB ब्लड ग्रुप, तो ये कोडोमिनेंस सप्रभाविता का ही एग्जांपल है। आगे मल्टीपल एलील में भी इसे आप पढ़ेंगे, तो A और B दोनों एलील यहां डोमिनेंट है, तो ये सप्रभाविता का एग्जांपल। तो एक तो आपने देखा मवेशियों में त्वचा का रंग, दूसरा AB ब्लड ग्रुप। एक और एग्जांपल आप बता सकते हैं यहां पर, वो आपको मिलना है सिकल सेल एनीमिया का वाहक। और जो सिकल सेल एनीमिया का वाहक है HbA HbS से इसे हम बताते हैं, इस तरह से HbA HbS, ये कोडोमिनेंट सह प्रभाविता। आगे सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रॉपिक में आप देखेंगे, तब आपको याद रखना है इसे कहा जाएगा कोडोमिनेंस, क्योंकि ये वाहक है सिकल सेल एनीमिया का। तो 3 एग्जाम्पल हमने कह दिए, पहला कोट कलर मवेशियों में, दूसरा मानव में आप बता रहे AB ब्लड ग्रुप, और तीसरा भी मानव में ही आपको मिलना है सिकल सेल एनीमिया का वाहक। तो अब यही सह प्रभाविता का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के द्वारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप देखें यहां पर। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक डायहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण में एक लक्षण सह प्रभाविता दर्शाता है तथा दूसरा लक्षण पूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। ध्यान से, डायहाइब्रिड क्रॉस है, डायहाइब्रिड में एक कैरेक्टर तो कैसा है आपका, कोडोमिनेंट, एक कोडोमिनेंट है सप्रभावी, लेकिन दूसरा क्या दे रखा है, पूर्ण प्रभाविता, यानी ये तो हुआ डोमिनेंसी। तो F2 पीढ़ी में फिनोटिपिक रेशियो या अनुपात क्या प्राप्त होगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस, इसमें एक कैरेक्टर है कोडोमिनेंट और दूसरा है डोमिनेंट, तो F2 पीढ़ी का रेशियो पूछा है। सॉल्व करें अगर हम इसे, तो देखिए फिनोटिपिक अनुपात उन जीन को दर्शाता है, पहला सहप्रभाविता, सहप्रभाविता का अनुपात आप सभी जानते हैं 1:2:1 हमें मिला था। फिर ले दूसरा जो कैरेक्टर दिया है वो पूर्ण प्रभाविता, और पूर्ण प्रभाविता की बात करें तो यहां पे फिनोटिपिक रेशियो था 3:1, यही डायहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें पूछा है एक लक्षण सहप्रभावी दूसरा प्रभावी, तो सहप्रभावी का रेशियो 1:2:1 और प्रभावी का 3:1। इन दोनों को हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले भी हमने कहा है मोनोहाइब्रिड या मेंडेलियन प्रोसेस में भी कि मोनोहाइब्रिड को मोनोहाइब्रिड से क्रॉस करें तो डायहाइब्रिड का रेशियो मिलता है। याद करिए 3:1 इंटू 3:1 करते हैं तो हमें मिलता है 9:3:3:1। वहां दोनों 3:1 क्यों थे? क्योंकि दोनों प्रभावी थे। यहां एक प्रभावी होगा और एक सह प्रभावी है, तो दोनों के रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। सहप्रभावी 1:2:1 और प्रभावी 3:1, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां सिंप्लीफाई करने पे ये मिलना है 3:1:6:2:3:1। ये सिंपल सा रेशियो, यानी 1 2 3 4 5 6 6 अलग अलग फिनोटाइप आपको दिखाई देंगे। तो काफी सिंपल, यहां पर डायहाइब्रिड क्रॉस में एक प्रभावी है दूसरा सह प्रभावी, तो दोनों का रेशियो आपने मल्टीप्लाई किया। अगर यहां पर दोनों ही लक्षण प्रभावी होते, ये तो हो चुका है, केवल आपसे पूछा जा रहा है अगर दोनों प्रभावी होते तो प्रभावी का रेशियो ये 3:1, दूसरा भी प्रभावी होता तो आप कहते 3:1। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते तो हमें क्या मिलता, 9:3:3:1। कब? यदि दोनों प्रभावी होते, लेकिन यहां एक प्रभावी है दूसरा सह प्रभावी है, तो इन दोनों के रेशियो को आपने मल्टीप्लाई किया। अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछता तो आप दोनों के जीनोटिपिक रेशियो को मल्टीप्लाई करते 1:2:1 इंटू 1:2:1। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई चेकर बोर्ड बनाए। इसी कोडोमिनेंस का एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, मेंडेलियन क्रॉस की F2 पीढ़ी में जीनोटिपिक तथा फिनोटिपिक अनुपात
दोनों समान रूप से 1:2:1 प्राप्त हुए, यह दर्शाता है। रिकॉल करिए, ये कह रहा है मेंडेलियन क्रॉस का जो पैटर्न है, उस क्रॉस को करने पर यदि F2PD में 1:2:1 फिनोटिपिक जीनोटिपिक दोनों यही मिलते हैं, तो ये क्या दर्शाएगा? पहला, पूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर संकरण। क्या ये सही है? नो, क्योंकि पूर्ण प्रभाविता में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो अलग अलग मिला था, एक में 3:1 और एक में 1:2:1। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसने ये पूछा है दोनों फिनोटिपिक और जीनोटिपिक अनुपात दोनों समान रूप से ये आने चाहिए, बट यहां ये नहीं है। दूसरा, अपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर क्रॉस, क्या ये सही हो सकता है? यस। इनकंप्लीट डोमिनेंस अभी हमने पढ़ा था, अपूर्ण प्रभाविता मिराबिलिस जलापा में जब आपने वहां क्रॉस किया तो वहां फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो अनुपात बिल्कुल एक आए थे, 1:2:1। तो ये हमारा आंसर सही है, सेकंड। थर्ड में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर थर्ड भी तो हो सकता है सह प्रभाविता, कि सह प्रभाविता का रेशियो भी सेम था। बिल्कुल, कोडोमिनेंसी में भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो हमें सेम मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है ये वाला अनुपात 1:2:1, और ये अनुपात कब मिलेगा? जब एक संकर क्रॉस चल रहा है। ये मेन पॉइंट है। सह प्रभाविता डायहाइब्रिड भी हो सकता है, सह प्रभाविता ट्राइहाइब्रिड त्रिसंकर भी हो सकता है, तो वहां रेशियो अलग अलग आपको मिलेंगे। फिनोटिपिक जीनोटिपिक सेम होगा, लेकिन सह प्रभाविता कौन सा? एक संकर के लिए, सह प्रभाविता द्विसंकर के लिए, या सह प्रभाविता त्रिसंकर के लिए? ये यहां नहीं लिखा गया, जबकि यहां पूरे अच्छे से मेंशन किया है अपूर्ण प्रभाविता कब? एक संकर के लिए, यानी जब हम एक जीन लेकर अध्ययन कर रहे हैं, एक लक्षण लेकर अध्ययन कर रहे हैं, तब हमें मिलता है 1:2:1। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका सेकंड। फोर्थ रॉन्ग है, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और याद करिए डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो आपको क्या मिला था? 1:1:1:1। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इज सेकंड। आपको यहां पे देखने को मिलेगा अपूर्ण प्रभाविता। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखें यहां तो आपको मिलना है मल्टीपल एलील, क्योंकि टॉपिक आप देख रहे हैं पोस्ट मेंडलिज्म में एलेलिक जीन इंटरेक्शन। एलेलिक इंटरेक्शन में सबसे पहले आपने एक्सप्लेन किया था यहां पर अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकेंड आपने लिया कोडोमिनेंस सह प्रभाविता। दोनों को डिटेल में हमने डिस्कस किया और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट है आपके सामने मल्टीपल एलील बहुयुग्म विकल्पी। अब देखिए मल्टीपल एलील काफी सिंपल है वैसे, क्योंकि वही टर्म है एलील, केवल आगे हमने मल्टीपल ऐड किया है। और एलील की परिभाषा आप पहले ही डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जीन और जीन के जो एकांतरित स्वरूप थे उन्हें हमने कहा था एलील, जो समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर पाए जाते हैं। आपको याद होगा, रिकॉल करें कि जो समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर पाए जाने वाले जीन के एकांतरित स्वरूप एलील थे। और हर लक्षण के लिए कॉमनली हम बता रहे थे 2 एलील, याद है आपको। दोनों एलील समान होने पर होमोजाइगस, असमान होने पर हेटेरोजाइगस। तो सेम वही पॉइंट है यहां भी वही एलील की बात की जा रही है। केवल डिफरेंस ये कि यहां उस जीन के 2 से ज्यादा स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी जीन के 2 से ज्यादा स्वरूप आते हैं, वो मल्टीपल में हो गया, तो इसलिए उसे आपने कह दिया मल्टीपल एलील। तो लोकेशन वही है, होमोलोगस पर ही मिलेगा, समजात गुणसूत्रों पे ही मिलने, लेकिन 2 से ज्यादा स्वरूप बने तो उसे आप कहेंगे मल्टीपल एलील। और ये जितने भी स्वरूप बनते हैं, इनके बनने का कारण है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। कि जीन में जब म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, तो उस जीन का एक नया स्वरूप बना, एकांतरित स्वरूप, जिसे हमने कहा एलील। और अगर 2 बार से ज्यादा म्यूटेशन हुए तो सीधी सी बात है 2 से ज्यादा स्वरूप बने, और उन्हीं स्वरूपों को आप कहेंगे मल्टीपल एलील। तो 1 by 1 ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करते हुए चलने। यहां ये ध्यान रखें, एलील में हमने कहा था एलील हमेशा पेयर में मिलते हैं, 2 जोड़े में आपको मिलेंगे किसी एक जीव में, और यदि वो जीव डिप्लॉयड है तब।
कि मोस्ट कॉमन ज्यादातर जीव आपको डिप्लॉयड मिलते हैं द्विगुणित। तो हर जीव के अंदर उस पर्टिकुलर जीन के 2 एलील आपको मिलते हैं। एक एलील आता है नर जनक से और एक आता है मादा जनक से। तो हर द्विगुणित जीव में 2 एलील। तो ये मल्टीपल एलील कहां मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जनसंख्या में। यानी कि जब हम एक से ज्यादा जीवों में अध्ययन करेंगे तब आपको मल्टीपल एलील दिखाई देंगे। किसी एक जीव के अंदर मल्टीपल एलील कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो जीव कैसा है? डिप्लॉयड। उसमें तो 2 ही एलील मिलेंगे। जो भी ज्यादा एलील है वो आपको किसी और जीव में देखने को मिलेगा। और अगर युग्मक की बात करें, युग्मक हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड में एक ही एलील हमें दिखाई देगा। तो देखिए तीनों अलग अलग केस। अगर द्विगुणित की बात की जाए तो 2 एलील, हैप्लॉयड की बात की जाए तो 1 एलील, फिर मल्टीपल एलील का ये जनसंख्या में। यानी कि जब हम एक से ज्यादा जीवों पर अध्ययन करते हैं तब आपको मल्टीपल एलील देखने को मिलता है। जो भी पॉइंट्स आपसे कहें वो सारे 1 बाय 1 आपको यहां पर देखने हैं। तो बिल्कुल बेसिक से आप बता रहे हैं, जीन के एकांतरित स्वरूप एलील, अगर 2 से ज्यादा स्वरूप दिखाई दे तो मल्टीपल एलील, और एलील बनने का कारण म्यूटेशन। मल्टीपल एलील कहां मिलेंगे? जनसंख्या में आपको देखने को मिलते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स, डेफिनेशन आपको यहां मिलेगी। पहला, एक जीन के 2 से अधिक एलील की उपस्थिति ही मल्टीपल एलील कहलाती है। यही कहा गया आपको कि किसी भी जीन के 2 से ज्यादा स्वरूप यानी एलील दिखे तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल एलील। सामान्य रूप से एक जीन के 2 एलील हम देखते हैं। आपने देखा भी था, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, 2 एलील हमें दिखाई देते हैं एक नॉर्मल वे में। मल्टीपल एलील में 2 से ज्यादा हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और हमें दिख गया कैपिटल टी डैश, आपने मान लिया। तो यहां 3 एलील दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील। जब 2 एलील होते हैं तो जीनोटाइप 2 तरह का बनता है, एक कैपिटल टी, 3 तरह के बनेंगे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक आपको मिलेगा स्मॉल टी यहां पर। कब? जब 2 ही एलील थे हमारे पास। लेकिन मल्टीपल एलील और यहां जब 2 से ज्यादा 3 एलील आए, अब यहां जीनोटाइप को अगर हम देखें तो यहां काफी ज्यादा प्रकार के जीनोटाइप आपको मिलेंगे। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हुए आपको दिख सकते हैं। इस तरह से आप देखिए, ये कॉम्बिनेशन आपको यहां दिखाई दे रहे हैं जीनोटाइप के। तो यहां एक जीन के अगर 2 से ज्यादा स्वरूप हमें दिखे तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल एलील। कॉमनली 2 एलील हमें मिलते हैं तो ये 3 तरह के जीनोटाइप बनते हैं। लेकिन यहां 3 एलील है तो 6 तरह के जीनोटाइप बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर फिर वही पॉइंट कि एक जीन के 2 से अधिक एलील की उपस्थिति मल्टीपल एलील कहलाता है। बहुयुग्म विकल्पी यानी मल्टीपल एलील किसके द्वारा बने? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ये पॉइंट म्यूटेशन, ये पॉइंट आपको पहले भी कहा गया कि ये आपको यहां पर म्यूटेशन से बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जितने भी एलील बन रहे हैं वो म्यूटेशन के द्वारा बनेंगे, क्योंकि जीन में म्यूटेशन हुआ तभी उस जीन का एक नया स्वरूप बनेगा, उसे आप कहते हैं एलील। अगर म्यूटेशन काफी ज्यादा हो रहे हैं, 2 से ज्यादा स्वरूप बने, तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल एलील। बहुयुग्म विकल्पी समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर उपस्थित होते हैं। वही पॉइंट एलील वाला, ये एलील हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर मिलते हैं। तो मल्टीपल एलील भी आपको मिलेंगे वहीं पर ही, वो चेंज नहीं होगा। और ये पॉइंट भी हमने कहा कि इसका अध्ययन जनसंख्या मल्टीपल एलील के लिए कंपलसरी है कि हमेशा मिलेगा कहां? पॉपुलेशन में, क्योंकि एक इंसान में तो 2 ही एलील होंगे, एक नर जनक से आया, एक मादा जनक से। युग्मक में एक ही एलील मिलेगा क्योंकि वो हैप्लॉयड है। और 2 से ज्यादा एलील आपको हमेशा जब आप कई सारे लोगों में यानी जनसंख्या स्तर पर अध्ययन करेंगे तब आपको देखने को मिलता है मल्टीपल एलील। एक द्विगुणित व्यक्ति में, जो अभी हमने कहा आपसे, बहुयुग्म विकल्पी का अध्ययन संभव नहीं है। वो अभी हमने कहा क्यों? क्योंकि एक द्विगुणित व्यक्ति में एक जीन के अधिकतम 2 ही एलील होते, क्योंकि वो डिप्लॉयड है। एक एलील नर जनक से आया और एक मादा जनक से, और युग्मक में हमेशा एक ही एलील मिलेगा। अब इनकी एलील का अगर संख्या देखें, जो अभी का द्विगुणित व्यक्ति में 2 मिलेगा आपको,
युग्मक में एक युग्मक हैप्लॉइड है एन सेल, और जो जनसंख्या है उसमें आपको सभी संभावित एलील यानी मल्टीपल एलील आपको मिलेंगे। क्लियर? तो कुल बेसिक कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए मल्टीपल एलील से रिलेटेड। पहला पॉइंट ध्यान रखें, एलील माइंड में सेट रखिए, जीन के एकांतरित स्वरूप कहलाते हैं एलील। लेकिन अगर किसी जीन के 2 से ज्यादा स्वरूप बने तो उसे कहेंगे मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील बनने का कारण है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के द्वारा मिला। मल्टीपल एलील हमेशा जनसंख्या में ही मिलेंगे आपको। किसी एक इंसान या द्विगुणित जीव में मल्टीपल एलील मिलना संभव नहीं है, क्योंकि वो डिप्लॉयड है। उसमें एक एलील नर जनक से आया और एक मादा जनक से आया। युग्मक हैप्लॉइड है तो उसमें केवल एक ही एलील आपको देखने को मिलता है। यहीं अब जीनोटाइप के प्रकार का एक फॉर्मूला आपको दे रखा है। जैसे मेंडलिज्म को रिकॉल करिए, वहां कुल कितने प्रकार के जीन प्रारूप बन सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला था 3 की पावर n, और n था नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। जबकि मल्टीपल एलील में कुल कितने संभावित जीनोटाइप बन सकते हैं, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। यहां फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, और n कौन है यहां पर? नंबर ऑफ एलील्स, एलील की संख्या, n हेट्रोजाइगस नहीं है। मेंडलिज्म में जीनोटाइप था 3 की पावर n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। मल्टीपल एलील में जीन प्रारूप पता करने का फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2, और n होगा नंबर ऑफ एलील। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहीं जैसे एक एग्जांपल लें मल्टीपल एलील का, एक एग्जांपल आपको दे रखा है एबीओ ब्लड ग्रुप, ह्यूमन में मिलता है एबीओ ब्लड ग्रुप, और इस एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए आपको कुल कितने एलील मिलेंगे? 3 एलील। यानी किसका एग्जांपल हुआ? मल्टीपल एलील का। ह्यूमन में मल्टीपल एलील का एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप कैरेक्टर हमने लिया है। एलील की संख्या आपको मिलेगी यहां पर 3 एलील देखने को मिलते हैं। और ये जो ब्लड ग्रुप आप बता रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, इसे कंट्रोल करने वाला जीन कौन सा है? आई जीन। ये आई जीन द्वारा नियंत्रित होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे आपको मिलना है। अब जो आई जीन है, इस आई जीन के 3 एलील होंगे, आई ए, आई बी और आई ओ। क्लियर? कि यहां बता रहे हैं ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल हमने लिया है मल्टीपल एलील का। कौन सा एग्जाम्पल? एबीओ ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन कौन? आई जीन। और आई जीन की बात करें तो इसके 3 एलील हमें मिलेंगे, आगे आप देखेंगे आई ए, आई बी और आई ओ। और ये जीन पाया कहां जाता है ह्यूमन में? क्रोमोसोम नंबर 9 पर आपको मिलेगा। इस जीन का वर्क दे रखा है, आई जीन आरबीसी की सतह पर जो शुगर मॉलिक्यूल है, शर्करा अणु के संलग्नता का नियमन करती है, यानी उसे कंट्रोल कर रहा है। जो एंटीजन एंटीबॉडी आप जूलॉजी में डिस्कस करते हैं, उसे कंट्रोल करने का काम करता है कौन? आई जीन, जिससे हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं ए, बी, ए बी और ओ। तो टोटली आपने क्या दिया? एबीओ ब्लड ग्रुप, जीन आई प्रेजेंट है कौन से क्रोमोसोम पे? क्रोमोसोम नंबर 9 पर। अब देखिए ये पॉइंट, जैसा पहले कहा गया, आई जीन के 3 एलील हैं। कौन कौन से 3 एलील? आई ए, आई बी और आई ओ। ये 3 एलील मिल रहे हैं। तो कैरेक्टर लक्षण हुआ एबीओ ब्लड ग्रुप। यहां जीन है आई, इस आई जीन के 3 स्वरूप आई ए, आई बी, आई ओ। तो यहां कितने प्रकार के जीनोटाइप बन सकते हैं ब्लड ग्रुप के लिए? वहां ये फॉर्मूला लगेगा n इंटू n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू क्या होगी? 3, क्योंकि n कौन है? एलील की संख्या। और इसके कितने एलील है? 1, 2, 3। ये 3 एलील आपको मिल रहा है। तो आप यहां 3 अप्लाई करेंगे तो आपको जीनोटाइप के प्रकार मिल जाएंगे ब्लड ग्रुप के। फिर भी यहां अगर आप डिटेल में देखें तो इधर पता करने के लिए हमेशा याद रखें, जो ए एलील है वो तो कैसा होगा? डोमिनेंट, यानी कि प्रभावी। बी ये भी डोमिनेंट है, लेकिन ओ ये रिसेसिव है, ये अप्रभावी आपको मिलना है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के 3 एलील आई ए, आई बी, आई ओ, इसमें से 2 तो डोमिनेंट है, आई ए और आई बी। ओ आपका कैसा हो जाएगा? अप्रभावी, रिसेसिव। अब यहीं पर एक टेबल अगर आप देखें तो इस टेबल में आपको ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप दे रखे हैं 4 प्रकार के।
इसी का जीनोटाइप आपको देखना है। बाकी सिंपल एंटीजन एंटीबॉडी वाले पॉइंट जूलॉजी में भी आप पढ़ते हैं। यहां अगर फिनोटाइप जीनोटाइप को आप ध्यान से समझे तो देखिए ब्लड ग्रुप ए, ये तो लक्षण प्रारूप हुआ। इस ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसके कितने जीन प्रारूप बन सकते हैं? 2। क्यों? क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर है डोमिनेंट, प्रभावी, और हम सभी जानते हैं प्रभावी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों अवस्था में अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो ए डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस भी हो सकता है IA या हेट्रोजाइगस भी हो सकता है IA तो 2 प्रकार के जीन प्रारूप बनते हैं ए रक्त समूह के लिए। याद रखेंगे, आगे क्वेश्चंस में आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन। सेकेंड आइए ब्लड ग्रुप बी। बी कैसा लक्षण? ये भी प्रभावी है। तो प्रभावी में 2 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। यानी होमोजाइगस IB और हेट्रोजाइगस हो जाएगा IBIO। ओ रिसेसिव है, हेट्रोजाइगस। तीसरा आपको दे रखा है AB ब्लड ग्रुप। अब देखिए AB, ये तो दोनों ही प्रभावी है, यानी ये एक तरह से सप्रभाविता, कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था। रिकॉल करिए, कोडोमिनेंट सह प्रभाविता का एग्जाम्पल यही था AB ब्लड ग्रुप। यानी 2 एलील और दोनों ही एलील अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो यहां A एलील और B एलील दोनों अपनी अभिव्यक्ति करेंगे तो ब्लड ग्रुप बन गया AB। एक ही प्रकार का जीन प्रारूप बनता है IAIB। लास्ट आइए O कैसा कैरेक्टर है? रिसेसिव, अभी हमने कहा भी था। और रिसेसिव आप सभी जानते हैं केवल और केवल समयुग्मजीय अवस्था में अपनी अभिव्यक्ति करता है। रिसेसिव ओनली होमोजाइगस, समयुग्मजीय में अपनी अभिव्यक्ति करता है। यानी रिसेसिव का हमेशा एक ही जीन प्रारूप बनता है, वो है होमोजाइगस। तो O का एक जीन प्रारूप IO। चारों को देखें यहां पे, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप बताए गए। ABO ब्लड ग्रुप, उसके 4 फिनोटाइप है, A, B, AB और O। और जीनोटाइप कितने बन गए? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 प्रकार के जीन प्रारूप हैं ABO ब्लड ग्रुप के और 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप है। अब देखिए 6 बना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या था? n × n+1/2। और n की वैल्यू अगर आप करते हैं 3, क्योंकि 3 एलील आपको मिलते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, तो 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। हमेशा याद रखिए, डोमिनेंट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस हो सकता है, रिसेसिव केवल होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होता हुआ आपको मिलेगा। यही नेक्स्ट अब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सारी चीजों को रिकॉल कर लें। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे जीनोटाइप। ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। देखिए पहला क्वेश्चन, पिता का रुधिर समूह ए, जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप आपको दे रखा है। ए के लिए विषम युग्मजीय, जीनोटाइप भी दे दिया, ए है फादर का ब्लड ग्रुप, और वो ए के लिए हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब IAIO। तथा माता का रुधिर समूह AB है और AB ब्लड ग्रुप का एक ही जीन प्रारूप बनता है IAIB। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। तो इस क्रॉस में कितने जीनोटाइप तथा फिनोटाइप संभव है? यानी कि अगर इनका क्रॉस करें हम, ये हेट्रोजाइगस है और AB का, तो कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी बन सकती है? क्रॉस करके देखते हैं, काफी सिंपल। विषम युग्मजीय A नर और मादा आपको दे रखा है AB। विषम युग्मजीय का जीन प्रारूप क्या होगा? IAIO। और AB का एक ही जीन प्रारूप है IAIB। क्रॉस करें अगर तो यहां कितने प्रकार के युग्मक? 2, और इससे भी 2 प्रकार के युग्मक मिलने। चेकरबोर्ड आप अरेंज करें, फिल करें अगर इसे आप, तो इस तरह से फिल होता हुआ मिलेगा। अब सभी का लक्षण प्रारूप पहला देखें, IAIA, क्या फिनोटाइप बनेगा? लक्षण प्रारूप क्या आएंगे? ब्लड ग्रुप A। दूसरे में ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? AB। तीसरे में IAIO है, यानी ये भी ब्लड ग्रुप क्या बनाएगा? A। और लास्ट वाला IBIO ब्लड ग्रुप क्या बनाएगा? B। इसमें आपको मिलना है B। तो अब पूछा गया कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप कितने बन रहे हैं? A, B
और बी, 3 प्रकार के फिनोटाइप आपको दिखाई दे रहे हैं। जीनोटाइप की बात की जाए तो चारों बॉक्स के जीनोटाइप अलग अलग है। तो 4 प्रकार के जीन प्रारूप बन रहे हैं इस क्वेश्चन में और 3 प्रकार के लक्षण प्रारूप बनते हुए आपको दिखाई दे रहे। इन्हीं क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन अगर आप लें ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, बच्चे का रुधिर समूह ओ है, एक ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप का चाइल्ड आपको दे रखा है। ओ आते ही माइंड में सेट कर लें, ओ कैसा है, रिसेसिव, अप्रभावी है। और आप सभी जानते हैं अप्रभावी केवल कब एक्सप्रेस होगा, होमोजाइगस में, यानी कि IOIU। ये माइंड में आपको ध्यान देना चाहिए। उनके पैतृकों का रुधिर समूह नहीं हो सकता। एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है उनके जनकों में इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 बाय 1 आपको देखते हुए चलना है। देखते हैं यहां पर, चाइल्ड ब्लड ग्रुप ओ, और ओ है तो जीनोटाइप कंफर्म में क्या होगा, IOIO, ये जीन प्रारूप मिलना है। अब जब आपने IOIO बताया तो कंफर्म में एक IO नर जनक से आया, एक IO मादा जनक से आया। ओ रिसेसिव कैरेक्टर समयुग्मजी में ही अपनी अभिव्यक्ति करेगा। समयुग्मजी का मतलब दोनों समान एलील आने, और दोनों समान एलील एक एक जनक से आए। तो अब नर और मादा का दूसरा एलील क्या होगा यहां पे, ये आपको फाइंड आउट करना है 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आइए, बी और ओ दे रखा है। अगर यहां हम लिख देते हैं BI और इधर हमने कर दिया IO, तो क्या ये सही हो सकता है? यस, अगर ये क्रॉस करें तब भी आपको ओ चाइल्ड मिल सकते हैं। अब इसी तरह से आप आइए सेकेंड आपको क्या दे रखा है, ए और ओ। अगर इसका ब्लड ग्रुप हम ए मानते हैं तो ये कर दिया हमने IA, और ओ मानते हैं तो इससे कर दिया IO। तो इसमें भी ओ चाइल्ड आपको मिल सकता है, ये भी करेक्ट है। अब आइए थर्ड आपको क्या दे रखा है, AB। ये संभव नहीं है क्योंकि AB का जीनोटाइप होगा IAIB, और दोनों जनक अगर हम IAIB करते हैं तो AB जनकों से O संतति मिलना संभव नहीं है, यानी कि थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। यही पूछा है, रुधिर समूह नहीं हो सकता, नहीं में थर्ड। तो क्योंकि अगर जनक हम AB लेते हैं तो AB जनकों से O रक्त समूह की संतान मिलना संभव नहीं है। इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन अब आप लीजिए। एक ऐसा परिवार जिसमें चारों रुधिर समूह वाले बच्चे, एक फैमिली में चारों ब्लड ग्रुप की संतति, 4 कौन से, A, B, AB और O, चारों रक्त समूह की संतानें हमें मिल रही है। इस परिवार में पैतृकों के रुधिर समूह का फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर कि एक फैमिली जिसमें चारों रक्त समूह की संतान है, और जब चारों हैं तो दोनों जनकों का फिनोटाइप और जीनोटाइप पूछा है। बहुत इजी, देखिए चारों दे रखे A, B, AB और O, चारों तरह के संतानें मिल रही हर ब्लड ग्रुप का। तो सबसे पहले O और AB की बात करें तो इनका जीनोटाइप तो हमें मालूम है, AB का एक ही जीन प्रारूप होगा और O का भी एक, होमोजाइगस। इनका हमें मालूम नहीं क्योंकि AB होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, लेकिन इनके आधार पे आप दोनों जनकों का जीन प्रारूप पता कर सकते हैं। देखिए O आया यहां तो कंफर्म है दोनों जनकों से एक एक O एलील आए होंगे। AB है तो कंफर्म है एक से A आया है और एक से B आया है, तो इनका दूसरा एलील कौन होगा, O। क्लियर कि यहां AB तो एक नर जनक से आया और B आ गया मादा जनक से। यहां 2 O है तो एक O नर जनक से आया और एक मादा जनक से, यानी इनका जीन प्रारूप जनकों का आपको क्या मिल रहा है, IAIO, IBIO, और लक्षण प्रारूप क्या हो जाएगा, AB। इसका लक्षण प्रारूप क्या बनेगा, A, और मादा का लक्षण प्रारूप बनेगा B। तो दोनों आपके सामने फिनोटाइप और जीनोटाइप। जब चारों रक्त समूह की संतानें मिल रही है तो हमने पहले रिसेसिव और AB का जीन प्रारूप लिखा, और इस आधार पे जनकों का फिनोटाइप और जीनोटाइप आपने कह दिया। इसी में एक और क्वेश्चन, ये ध्यान से, A रुधिर समूह वाले पुरुष का विवाह AB रुधिर समूह वाली महिला से होता है।
संतान में किस प्रकार के रुधिर समूह से यह पता चलता है कि पुरुष ए समूह के लिए विषम युग्मजी है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ए ब्लड ग्रुप का मेल है, उससे आपने ए बी ब्लड ग्रुप के फीमेल से क्रॉस कराया। यहां केवल ए लिखा है, हमें यह नहीं मालूम कि यह होमोजाइगस ए है या हेट्रोजाइगस है, और वही पता करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि इस क्रॉस से जो संततियां हमें मिलेगी, कौन से रक्त समूह की संतति ये बता सकती है कि ये जो नर है ए ब्लड ग्रुप के लिए ये हेट्रोजाइगस है। ये आपको पता करना है। तो समझेंगे किस तरह से सॉल्व किया जाए। मेल ए, फीमेल आपको दे रखा है ए बी। अब ए हमें नहीं मालूम कि होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, हम दोनों संभावनाएं लेकर इसे सॉल्व करेंगे। ए बी का जीन प्रारूप हमें मालूम है, क्योंकि ए बी हमेशा इसी एक जीन प्रारूप में अपनी अभिव्यक्ति करता है, आई ए आई बी। तो अब इनके मध्य क्रॉस कराएं। पहला केस अगर आप ले लेते हैं नर को होमोजाइगस, अगर नर होमोजाइगस है तो यहां कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? एक, ये तो एक ही प्रकार का युग्मक बनाएगा, और मादा जो ए बी है ये 2 प्रकार के युग्मक बनाएगी। क्रॉस किया हमने, ये चेकरबोर्ड, ये रिजल्ट आपको मिला। जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप ए रक्त समूह की संतान और ए बी रक्त समूह की संतान। कब? अगर हमने पहला केस ले रखा है होमोजाइगस। अब आप दूसरा केस लीजिए, हेट्रोजाइगस का केस। ये केस, ये दूसरा मानते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस आई ए आई ओ, मादा वही है ए बी। अब हेट्रोजाइगस में कितने प्रकार के युग्मक? 2, और वहां भी 2 बनने। चेकरबोर्ड हमने बनाया, फिल किया। अब इन सबका लक्षण प्रारूप, ये ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, यही मिलने। अब देखिए आप दोनों को कंपेयर करें, सिंपल तरीका, इन्हें कंपेयर करें। कंपेयर करिए। सबसे पहले आप आइए ए रक्त समूह। क्या ए रक्त समूह की संतान यहां पर है? यस, ये तो यहां भी बन रहा है और ये यहां भी बन रहा है। यानी पिता जो नर है वो समयुग्मजी हो या विषम युग्मजी, ए संतानें तो बनेगी। तो ए रक्त समूह से आप ये नहीं बता सकते कि नर सम है या विषम, क्योंकि ए दोनों में बन रहा है। अब आप आइए ए बी। अगर नर सम युग्मजी है तो ए बी बना, नर विषम युग्मजी है तो भी ए बी बन रहा है। यानी कि ए बी रक्त समूह भी दोनों में बन रहे। इससे भी आप ये पता नहीं कर सकते कि नर सम है या विषम। लास्ट कौन बचा? बी, बी रक्त समूह। बी यहां नहीं है, यानी कि बी तभी बनेगा जब नर कैसा होगा? ए रक्त समूह के लिए हेट्रोजाइगस। यानी कि आपका आंसर है डी। यही पूछा गया है कि कौन से रक्त समूह की संतति ये बता सकती है कि नर ए के लिए विषम युग्मजी है। तो बी रक्त समूह की संतति ये बिल्कुल बता रही है कि नर ए के लिए विषम युग्मजी है। ए रक्त समूह की संतति या ए बी रक्त समूह की संतति से हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि ए और ए बी ये दोनों केस में बनेगा, चाहे नर सम है या विषम है। लेकिन बी रक्त समूह तभी बनेगा जब नर ए ब्लड ग्रुप के लिए आपको कैसा मिले? हेट्रोजाइगस। क्लियर स्टूडेंट?